प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं रतन सिंह, राजनीति शास्त्र विभाग, वैश्य महाविद्यालय भिवानी, आपके साथ लोकसभा की रचना व शक्तियों पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ। लोकसभा संसद का निम्न सदन है। लोकसभा पूरे देश का प्रतिनिधित्व करती है और इसके सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप में चुने जाते हैं। लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या 550 निश्चित की गई है, जिनमें से 530 सदस्य राज्यों में से चुन करके आएंगे और 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से चुन करके आएंगे। इसके अतिरिक्त यदि राष्ट्रपति अनुभव करे कि चुनाव में एंग्लो इंडियन जाति को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, तो वह इस जाति के 2 व्यक्तियों को लोकसभा में सदस्य मनोनीत कर सकता है। समस्त देश को उतने ही चुनाव क्षेत्रों में बांट दिया जाता है जितने सदस्य लोकसभा के लिए चुने जाने होते हैं। कुछ स्थान लोकसभा में अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए आरक्षित किए गए हैं। लोकसभा के स्थान विभिन्न राज्यों में जनसंख्या के आधार पर बांटे जाते हैं। उत्तर प्रदेश को सबसे अधिक स्थान मिले हैं क्योंकि भारत में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यताएं। इन योग्यताओं में प्रथम योग्यता है वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, 25 वर्ष से उसकी आयु कम नहीं होनी चाहिए। अगला, संसद द्वारा निश्चित योग्यताएं रखता हो और वह भारत अथवा किसी राज्य के अधीन किसी लाभदायक पद पर आसीन न हो। लेकिन 18 मई 2006 को संसद ने एक कानून पास किया जिसमें 56 ऐसे पदों को लाभ के पद के क्षेत्र से मुक्त किया गया है जिन पर आसीन व्यक्ति संसद का सदस्य बन सकता है, लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। इसके अलावा चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति का नाम भारत में किसी भी संसदीय क्षेत्र में मतदाता सूची में दर्ज होना जरूरी है। इसके अलावा वह चुनाव संबंधी किसी अपराध के कारण चुने जाने के अधिकार से वंचित न किया गया हो। तो ये सब योग्यताएं रखने वाला व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। लोकसभा की अवधि, जहाँ तक लोकसभा की अवधि की बात है तो इसको 5 वर्ष निश्चित किया गया है और 5 वर्ष के बाद लोकसभा के सदस्यों का दोबारा चुनाव होता है। लोकसभा की 5 वर्ष की अवधि को संकट काल के समय बढ़ाया भी जा सकता है, परंतु इस अवधि को एक बार में 1 वर्ष से अधिक के लिए नहीं बढ़ाया जा सकता और संकट काल खत्म होने के बाद इसको 6 महीने से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता। लोकसभा की 5 वर्ष की अवधि निश्चित नहीं है। राष्ट्रपति जब चाहें लोकसभा को प्रधानमंत्री की सलाह से भंग भी कर सकता है। संविधान द्वारा लोकसभा की गणपूर्ति 1/10 निश्चित की गई है, यानी कि लोकसभा की कार्यवाही को चालू रखने के लिए लोकसभा के 1/10 सदस्य यानी कि 55 सदस्यों का उपस्थित होना आवश्यक है। लोकसभा के चुनाव के पश्चात उसकी पहली बैठक में स्पीकर तथा डिप्टी स्पीकर का चुनाव किया जाता है। स्पीकर लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है और उसकी अनुपस्थिति में डिप्टी स्पीकर सदन की अध्यक्षता करता है और सदन में अनुशासन और शांति बनाए रखना स्पीकर का कार्य होता है। साल में लोकसभा के 2 अधिवेशन होना अनिवार्य है, यानी कि 2 अधिवेशनों के बीच 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा राष्ट्रपति जब चाहें लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है
और संयुक्त अधिवेशन में भाषण दे सकता है। लोकसभा की शक्तियां तथा कार्य। लोकसभा की शक्तियों में प्रथम शक्ति है वैधानिक शक्ति, यानी कि कानून निर्माण संबंधी शक्ति। जैसा कि स्पष्ट है, लोकसभा संसद का निम्न सदन है, लेकिन शक्तियों के मामले में लोकसभा प्रथम सदन है। और कानून बनाने के क्षेत्र में लोकसभा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 246 के अंतर्गत केंद्र और राज्यों में शक्तियों का बंटवारा, कानून निर्माण संबंधी शक्तियों का बंटवारा 3 सूचियों में किया गया है: संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में 97 विषय रखे गए हैं, राज्य सूची में 66 विषय अंकित हैं और समवर्ती सूची में 47 विषय हैं। इन 3 सूचियों में से संघ सूची और समवर्ती सूची पूर्ण रूप से केंद्र ये विधानमंडल के अधिकार क्षेत्र में आता है और राज्य सूची के ऊपर राज्य विधानमंडल कानून बनाते हैं। संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर लोकसभा राज्यसभा के साथ मिलकर के कानून बनाती है। लोकसभा द्वारा कोई भी बिल पास होने के बाद राज्यसभा में भेजा जाता है और राज्यसभा ऐसे बिल पर 6 महीने में आवश्यक कार्रवाई करती है। यदि दोनों सदनों में किसी बिल के ऊपर गतिरोध पैदा हो जाए तो फिर राष्ट्रपति 6 महीने के पश्चात दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है और इस संयुक्त अधिवेशन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से फैसला किया जाता है। और स्पष्ट है कि इस अधिवेशन में लोकसभा के सदस्यों की संख्या ज़्यादा होती है, इसलिए जीत अवश्य ही लोकसभा की ही होती है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि किसी भी विषय के ऊपर कानून लोकसभा बना सकती है और राज्यसभा अगर नाराज भी हो जाए तो भी लोकसभा की जीत अवश्य होती है और बिना लोकसभा के समर्थन के राज्यसभा कोई भी बिल पास नहीं कर सकती। इसके अलावा लोकसभा राज्य सूची में दिए गए 66 विषयों के ऊपर भी कुछ परिस्थितियों में कानून बना सकती है। इन परिस्थितियों में पहला है, यदि राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करे कि अमुक विषय राष्ट्रीय महत्व का हो गया है और इसके ऊपर कानून केंद्रीय विधानमंडल के द्वारा बनाया जाना उचित है, या फिर 2 या 2 से अधिक राज्य स्वयं प्रार्थना करें कि अमुक विषय के ऊपर केंद्रीय विधानमंडल कानून बनाए। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने योग्य बात यह है कि वह कानून प्रार्थना करने वाले राज्यों पर ही लागू होगा। या फिर संकट काल में राज्य सूची के प्रत्येक विषय के ऊपर कानून बनाने का अधिकार संसद को मिल जाता है। और इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय संधियों और समझौतों को लागू करने के लिए भी लोकसभा राज्यसभा के साथ मिलकर के राज्य सूची में दिए गए विषयों के ऊपर भी कानून बना सकती है। आगे आता है लोकसभा की वित्तीय शक्तियाँ, और इस संबंध में एक अमेरिकन प्रसिद्ध विद्वान मैडिसन ने कहा है कि जिसके पास धन होता है वह अवश्य ही शक्तिशाली होता है। और इस दृष्टि से देखा जाए तो देश के धन के ऊपर लोकसभा का अधिकार है, क्योंकि राज्यसभा के पास धन संबंधी विशेष शक्तियां नहीं हैं। संविधान के अनुच्छेद 109 के अनुसार वित्त विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किए जा सकते हैं, राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किए जा सकते। और राज्यसभा में वित्त विधेयक जब जाता है तो राज्यसभा 14 दिन तक उसको विचार करने के लिए रोक सकती है, और 14 दिन में अगर उस बिल को पास नहीं करती तो फिर वह बिल अपने आप पास समझा जाता है। इस प्रकार धन संबंधी विधेयकों को लोकसभा पास कर सकती है और राज्यसभा उनमें केवल 14 दिन की देरी कर सकती है। इसके अलावा राज्यसभा के पास कोई विशेष अधिकार नहीं है। और कोई भी बिल, धन बिल है या साधारण बिल,
इस बात का फैसला करने का अधिकार भी लोकसभा के स्पीकर के पास होता है। आगे आता है लोकसभा के कार्यकारी कार्य। जैसा कि स्पष्ट है, भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है और संसदीय शासन प्रणाली में विधान पालिका के प्रति कार्यपालिका उत्तरदायी होती है। यानी कि संसद के सदस्य मंत्रियों से उनके विभागों के बारे में, उनके कार्यों के बारे में प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके अलावा लोकसभा को मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आदि पास करने का अधिकार है। मंत्रियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की जांच पड़ताल करने के लिए जांच कमेटी भी बनाई जा सकती है और मंत्री परिषद द्वारा प्रस्तुत किए गए किसी भी महत्वपूर्ण बिल को अगर लोकसभा में अस्वीकृत कर दिया जाए तो फिर मंत्रिमंडल के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव माना जाता है और मंत्रिमंडल की छुट्टी हो जाती है। इस प्रकार लोकसभा कार्यपालिका के ऊपर पूर्ण नियंत्रण रखती है। आगे आता है लोकसभा की न्यायिक शक्तियाँ। यानी कि लोकसभा केवल कानून निर्माण और कार्यकारी कार्य ही नहीं करती बल्कि न्यायिक कार्य भी करती है। इन न्यायिक कार्यों में बताया जा सकता है कि लोकसभा राष्ट्रपति पर संविधान का विरोध तथा उल्लंघन करने का दोष लगाकर उसके विरुद्ध महाभियोग चला सकती है। ऐसा प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए 14 दिन पहले सूचना देना जरूरी है और उस सूचना पर उस सदन की समस्त संख्या का 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने जरूरी हैं। यदि एक सदन में ऐसा प्रस्ताव कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से पास हो जाए तो वह प्रस्ताव दूसरे सदन के पास जांच के लिए भेज दिया जाता है और यदि दूसरा सदन भी जांच पड़ताल के पश्चात उसको 2/3 बहुमत से पास कर देता है तो राष्ट्रपति को अपने पद से हटना ही पड़ता है। इसके अलावा लोकसभा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भी पद से हटाने का प्रस्ताव राष्ट्रपति को भेज सकती है, लेकिन यह प्रस्ताव भी लोकसभा के 2/3 बहुमत से पास होना जरूरी है और उसके बाद दूसरे सदन में भी 2/3 बहुमत से पास होना अनिवार्य है। इसके अलावा लोकसभा संबंधित राज्य सरकारों की सहमति से नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, वर्तमान राज्यों के नाम बदल सकती है, राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है और किसी भी राज्य की विधान परिषद का अंत कर सकती है अथवा विधान परिषद का निर्माण भी कर सकती है। इसके अलावा राष्ट्रपति द्वारा घोषित की गई संकटकालीन घोषणा को 2 महीने के अंदर अंदर संसद की स्वीकृति लेना आवश्यक होता है, तो इसमें भी लोकसभा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, अन्यथा संकटकालीन घोषणा अपने आप समाप्त हो जाएगी। इसके साथ साथ लोकसभा युद्ध की घोषणा व शांति की संधि करने की भी अनुमति प्रदान करती है और 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त उच्च न्यायालयों या संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना करने का भी अधिकार रखती है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने योग्य बात यह है कि ये सब शक्तियाँ लोकसभा की एक तरफा शक्तियाँ नहीं हैं, बल्कि इन सब शक्तियों का प्रयोग लोकसभा राज्यसभा के साथ मिलकर के कर सकती है। लेकिन इन शक्तियों के वर्णन से एक बात जरूर स्पष्ट होती है कि लोकसभा कानून निर्माण के क्षेत्र में राज्यसभा से शक्तिशाली है और वित्तीय क्षेत्र में भी लोकसभा की स्थिति राज्यसभा से श्रेष्ठ है और लोकसभा की स्वीकृति के बिना भारत में कोई भी खर्च नहीं किया जा सकता, कोई भी नया कर नहीं लगाया जा सकता, यानी कि धन के ऊपर पूर्ण रूप से लोकसभा का अधिकार है। और मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है।
लोकसभा का विश्वास प्राप्त होने तक ही मंत्रिपरिषद अपने पद के ऊपर रह सकती है। इस संबंध में प्रोफेसर MP शर्मा ने ठीक ही कहा है कि यदि संसद राज्य का सर्वोच्च अंग है तो लोकसभा संसद का सर्वोच्च अंग है। व्यावहारिक रूप में लोकसभा ही सब कार्यों के लिए संसद है।